नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाइन विद नॉलेज में। आज हम कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है यहाँ पे रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके समीकरण। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि रासायनिक अपक्रियाएं होती क्या है। ठीक है, हमारे जीवन में अगर आप देखें तो अपने दैनिक जीवन में सभी प्रकार की क्रियाओं करने के लिए कोई ना कोई रासायनिक अपक्रिया ही होती है। रासायनिक अपक्रिया या भौतिक अपक्रिया भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, ऐसा कौन सा काम है जिसमें कोई ना कोई क्रिया होती नहीं है, कोई ना कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है। हम पानी गर्म करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रखा रहने दो उसको रूम टेम्परेचर पे, भाप उसकी गायब हो जाती है और पानी ठंडा हो जाता है। ये भी तो किसी रासायनिक अपक्रिया की वजह से हुआ। दूसरा, अगर खाना पकाते हैं, ठीक है, खाना पकाने के बाद जब हम उसे खाएंगे, खाना पच जाता है, हमें एनर्जी मिल जाती है। ये भी तो किसी रासायनिक अपक्रिया से हुआ होगा। हम ऑक्सीजन देते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कोई ये भी रासायनिक अपक्रिया हुई होगी। कागज़ को जलाते हैं, कागज़ जल जाता है, दोबारा उसको हम उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी प्रकार से बहुत सी रासायनिक अपक्रियाएं हैं। देखिए, पेड़ों में रात में हम पेड़ों में पानी डालते हैं, सुबह पानी वो गायब हो जाता है। कैसे? कुछ तो ऐसा हुआ होता होगा ना। और इसके पर अगर हम ऐसा करते रहते हैं कई दिनों तक कि पेड़ों की देखभाल करें, तो एक छोटे पेड़ से या एक छोटे से पौधे से वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है, विकसित हो जाता है। कुछ दिनों में उसमें फूल आने लगते हैं, फिर फल आने लगते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, वहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अपक्रियाएं अवश्य होती होंगी और हमारा दैनिक जीवन ही किसी न किसी रासायनिक अपक्रियाओं से संपन्न है। प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई रासायनिक अपक्रियाएं होती ही हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी रासायनिक अपक्रिया जो मेरे शरीर से हो रही है वो ये कि मेरे शरीर की ऊर्जा कम हो रही है, खर्च हो रही है ना, बोलने में खर्च हो रही है, समझाने में खर्च हो रही है, मस्तिष्क काम हो रहा है, तो ये भी तो रासायनिक अपक्रिया हो गई ना। अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। कोई भी काम आप देख लें भाई, मोटरसाइकिल चलाते हैं आप, इंजन स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इतनी दूर तक आपको ले जाती है, कोई क्रिया तो होती होगी ना। ठीक है। और इसी तरीके से जब हम बीमार पड़ जाते हैं, शरीर काम नहीं करता, या फिर हम रोगों से लड़ने के लिए या किसी समस्या से या किसी रोग से जब निजात पाने के लिए उसका उपचार करते हैं, दवाई लेते हैं, हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं। शरीर के अंदर कोई ना कोई तो क्रिया होगी। ठीक है, तो ये सारी रासायनिक अपक्रियाएं होती। अब हम समझेंगे इस चैप्टर में कि रासायनिक अपक्रियाएं इनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, या हम कैसे जान सकते हैं कि किसी निकाय में, किसी सिस्टम में कोई क्रिया हुई है या नहीं हुई है। उसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, उसको आम भाषा में अगर हम खुद की भाषा में समझें तो कैसे उसको दिखा सकते हैं, क्या परिवर्तन आता है, क्या कुछ नया बनता है, क्या गायब हो जाता है, सब समझेंगे। ठीक है, ये देखिए, आपने अगर देखें तो ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डेली लाइफ में कौन कौन सी क्रियाएं होती है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हम सांस लेते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें एक नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम एक कागज़ लें, ठीक है, वो नॉर्मल कागज़ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जैसे हम उसको आग के समीप ले जाते हैं, वो धीरे धीरे जलने लगता है, धुआं उठने लगता है, और कुछ समय के बाद वो पूरा कार्बन में चेंज हो जाता है, मतलब जलकर नष्ट हो जाता है। तो रासायनिक अपक्रिया हुई ना। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि अगर आप एक जो रिबन होता है हम लोग लगाते हैं बालों में, लड़कियां लगाती हैं मैग्नीशियम का रिबन, अगर उसको आप कैंडल के पास ले जाएं, वो भी जलने लगता है, और वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है, यानी सफ़ेद ज्वाला के साथ, चमक के साथ जलता है। मतलब कोई तो रासायनिक अपक्रिया हुई होगी। ठीक है, तो ये अगर चाहें तो करके देख सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये समझेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हम कैसे पहचानते हैं कि किसी सिस्टम में अपक्रिया हुई है कि नहीं। देखिए, ये इन चारों में से कोई ना कोई प्रक्रिया उसमें हुई होंगी। या तो उसका रंग बदल गया होगा उस पदार्थ का, या उसकी अवस्था यानी रूप बदल गया होगा, पहले से विपरीत अवस्था में आ गया होगा। जैसे कि मैंने कागज़ का एग्जाम्पल दिया, पहले सफ़ेद कागज़ था, फिर राख के ढेर में परिवर्तित हो गया, बदला कि नहीं बदला। या उसका टेम्परेचर कम या बढ़ गया होगा, तापमान में परिवर्तन हुआ होगा, या फिर गैस निकली होगी या गैस कम हुई होगी। डेली लाइफ में जितने भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उन सब में इन चारों में से कोई ना कोई परिवर्तन होता ही है, तभी हम कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो जब सांस ले रहे हैं तो क्या हुआ, एनर्जी अंदर को ले जा रहे हैं, यानी गैस ले रहे हैं, छोड़ेंगे सांस बाहर आई, तभी तो हमने जाना क्रिया हुई है। ठीक इसी प्रकार से जब वही पानी गर्म करके रखते हैं, बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको रख दे, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है। हम कैसे जानेंगे कि पानी ठंडा हुआ है गर्म? जब तक उसको टच करके नहीं देखेंगे, अर्थात उसके टेम्परेचर को जब तक नहीं देखेंगे। ठंडा हो गया मीन्स भाप निकल गई है। ठीक, गर्म हो गया है तो इसका मीन्स क्या है, वो हमें गर्माहट उसकी महसूस होगी। इन तरीकों से हम जान सकते हैं कि किसी भी निकाय या सिस्टम में कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है। हम समझते हैं कि रासायनिक अपक्रिया को हम प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, मीन्स अगर हमको लिखने को कहा जाए हम कैसे जानेंगे।
तो जैसे सारी दैनिक जीवन में जो अभिक्रियाएं होती है उनको कुछ प्रकार से अपकर्षित कर सकते हैं। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दिया था उसमें इसमें यही बताया गया, चूंकि वो रिबन मैग्नीशियम का था तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम था। प्लस हमने उसमें क्या जोड़ा, क्या, तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को वातावरण में जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसके साथ किसकी क्रिया हुई, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हुई। ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। यानी किसी कार्य को संपन्न करने में किसी अभिक्रिया के प्रारंभ में जिन पदार्थों का संयोग होता है वो अभिकारक कहलाते हैं। ये तीर दिखा देते हैं, तीर मतलब आगे की दिशा में क्या क्रिया हुई और फिर बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक, वो क्या है, वही जो जल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का टुकड़ा या रिबन का टुकड़ा, और फिर वो फ्लेम के साथ जब उसमें चमक उत्पन्न होती है वही हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक सिंपल तरीका है कि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमें समझना हो, जैसे हमने अब दूध में ही है, ठीक है, दूध उबाल के हम रखते हैं, उसके बाद ठंडा हो जाता है, अगर इसको लिख के हमें प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल लिखने में हम क्या दूध लिख सकते हैं, प्लस प्लस का उसमें एनर्जी जाती है, इट मीन्स वो ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो उसमें हम एरो ऐसे बना देंगे और लिख देंगे उस पर रूम टेम्परेचर। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं देखिए आप, जैसे मैंने लिखा हाँ कि ऐसे दूध चेंजिंग इनटू, ये हमने रख दिया जैसे 30 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर। ठीक, तो काहे में बदल गया वो दूध, यहाँ पे हम इसके ब्रैकेट में लिख देंगे गर्म दूध, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लिख देंगे ठंडा दूध। ठीक, ये एक तरीका हो सकता है इनको लिखने का, अभिक्रियाओं को लिखने का। तो हम किसी भी तरीके की अभिक्रियाओं को इस तरीके से जो दैनिक जीवन में होती हैं उनको लिख सकते हैं और प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अपनी समझने के लिए अपने हिसाब से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि अभिक्रियाओं को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। जैसे अभिकारकों के उत्पादन में हमने लिखा है कि जैसे कि किसी भी अभिक्रिया के प्रारंभिक में जो पदार्थों का योग होता है उनको प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है, और वो जो एरो हम बनाते हैं, कैसा एरो, ऐसे करके जो हम एरो बनाते हैं उसके जो इधर साइड में लिखे होते हैं वो वो अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनके मिलने से इधर वाला पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं अभिकारक। ठीक, और ये हो जाता है उत्पाद। समझ गए आप। तो इस तरीके से मतलब बताया गया किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए। इसमें वही लिखा है कि एक तो यही प्लस और माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे यही लिखा है। अब जो हमने अभिक्रिया की थी, अगर उसमें हम ये पता कर लें कि किन किन तत्वों से मिलकर वो पदार्थ बना है तो उन तत्वों का नाम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक रासायनिक रूप। किसी अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का ये रासायनिक रूप हो जाएगा। इसमें मैग्नीशियम प्रदर्शित करता है Mg यानी मैग्नीशियम, O2 से ऑक्सीजन होता है, और इसमें एरो बना दे यानी तीर के निशान से दिखा रहे हैं, और बना क्या, MgO मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्साइड। ये रासायनिक तरीका है, रासायनिक प्रतीक के रूप में हम ऐसे ही लिखते हैं। कोई भी पदार्थ हो जिसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, अगर हमें उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित करना है या उसकी अभिक्रिया लिखनी है कि कैसे हुई थी, तो उसके लिए हम पता करते हैं उनमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, उनको लिख देते हैं, और फिर जो उत्पाद बनता है उनके तत्वों को ढूंढ के लिख देते हैं। फिर ये देखा जाएगा कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। ये संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखिए ब्रह्मांड का एक नियम है कि ना तो पदार्थ कहीं से जनरेट होता है, एक्स्ट्रा बनता है, और ना कहीं पे नष्ट होता है। फिर होता क्या है, होता यही है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यानी इस ब्रह्मांड में जितना भी द्रव्यमान है वो सब संरक्षित रहता है, अर्थात ना खर्च होता है और ना ही उत्पन्न होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। तो संतुलित होने का अर्थ यही है कि अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी तो जितने पदार्थ पहले या पदार्थों का जितना द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले हुआ होगा, अभिक्रिया के बाद भी जो भी पदार्थ बना होगा उनका वास्तविक द्रव्यमान उतना ही रहा होगा। ठीक, और या अगर द्रव्यमान कम भी होता है तो जो बचा खुचा द्रव्यमान है वो भले ही ऊर्जा के रूप में बाहर निकले, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभिकारकों का द्रव्यमान, यानी कि जैसे इनका द्रव्यमान, अगर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई जा रही तो जितना इनका टोटल द्रव्यमान होगा, मास होगा, उतना ही जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का मास होगा। अब समझ गए आप। इसका मतलब यही है जो मैंने अभी बताया आपको कि प्रकृति में प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उनके उत्पादों का द्रव्यमान निश्चित रहता है या संरक्षित रहता है, तो इसे कहते हैं संतुलन समीकरण। अगर इस प्रकार अब हम संतुलित कैसे चेक करेंगे, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम ये देख सकते हैं कि जितना पदार्थ पहले अभिक्रिया के पहले लिए गए हैं, अगर उतने ही मात्रा में पदार्थ दूसरी ओर बन रहे हैं तो यानी वो अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है,
यानी जितना द्रव्यमान इधर से यूज हुआ उतना दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। अगर ऐसा नहीं मिलता है, अगर द्रव्यमान बराबर नहीं है, इट मीन्स वो समीकरण या तो सही नहीं है, ठीक है, फिर हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है, यानी समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए, अगर हम इस हिंदी के रूप में लिखते हैं तब तो हम नहीं बता पाएंगे कैसे कौन संतुलित है कौन नहीं है। इसलिए इसका तरीका ये है कि इसको हम ये रासायनिक प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। तो इसमें हम चूंकि रासायनिक प्रतीकों में तत्व, अणु और मॉलिक्यूल्स यानी परमाणुओं का योग होता है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं को गिनकर हम जान जाते हैं कि कितने पहले लिए गए थे, कितने बाद में उससे कितने बाद में बने हैं, वो बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अपक्रियाओं के बारे में आज हम इतना ही समझते हैं, इसके आगे का हम आपको कल के सेशन में बताएंगे। और अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ में तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको हर एक टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, बिना इस प्रेशर के कि आप किसी एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे या नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतना पढ़ने से आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, ठीक है, ये मेरा नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप बेहतर तरीके से समझते हैं और फिर अभ्यास करते हैं, अगर उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड कितना भी हो या कितना भी इजी हो, आपसे कोई छूटने वाला नहीं, इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ाई इस तरीके से की है और मैं चाहती हूँ कि अपनी आने वाली जनरेशन को भी मैं इसी तरीके से तैयार करूँ। हम एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए हमको ऐसे खुद को मॉनिटर करना है, अपने ब्रेन को ऐसे एड्रेस करना है, ऐसे तैयार करना है कि हर चीज़ को लेने के लिए हमारा ब्रेन पहले से एक्टिव हो। पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग को एक्टिव करना पड़ता है, जानने की उत्सुकता पैदा करनी पड़ती है, ये क्या है, अच्छा ये भी जान ले, वो भी जान ले। जब न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे ना, तो कोई भी चीज़ हम समझ रहे हैं वो स्टेबली हमारे दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप, और मेरा विश्वास है अगर आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंटली मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगी आप उसमें चैंपियन बन जाएंगे। सिर्फ इंडिया में, देश दुनिया में किसी के सामने भी, कहीं भी अगर आप उस टॉपिक से संबंधित डिस्कशन करेंगे तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। प्रत्येक छोटे से छोटा लेकर बड़ा से बड़ा उसका लूप होल, हर चीज़ आपको समझ में है, क्योंकि मैं हर टॉपिक का पूरा डिटेल एनालिसिस करती हूँ खुद भी, इसीलिए मैं वो आपके सामने रखती हूँ। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।